हेलो गाइस, मैं सुमित गर्ग आज आप सबके सामने एक वर्चुअल सी का डेमो देने वाला हूँ। हमारे पास ये वर्चुअल सी है जो कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत है। हमें सिंपली अपने वेब यूआरएल में virtualca.vercel.app लिखना है और क्लिक कर देना है, तो हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें हम जैसे ही लॉगिन करेंगे, पहले हम लॉगिन डिटेल डाल देते हैं। जैसे कि मैंने लॉगिन करने के लिए हमको दो चीज़ें डालनी पड़ेगी, एक है हमारा सीक्रेट कोड और एक है हमारा रेफरेंस कोड। मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे फिल कर दी है। अब हम करते हैं इसको लॉगिन। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पर सीक्रेट कोड गलत दिखा रहा है, मैं दोबारा डाल देता हूँ। ये लॉगिन हो चुका है। अब सबसे पहले हमारे पास ये वाला इंटरफेस आता है लॉगिन करने के बाद। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये प्रोफाइल दिख रही है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना नाम डाल देंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एलेक्स नाम आता है, यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, जैसे सुमित गर्ग। एज को हम बाय डिफ़ॉल्ट 25 आती है इसमें, तो हम इसमें यही रख देते हैं, कोई बात नहीं। जेंडर आ गया मेल, इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ से हम इसको भी चूज़ कर देते हैं। मैं सपोज़ करो इसको चूज़ कर लिया मैंने, इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं चेंज प्रोफाइल पे क्लिक करके, या फिर हम इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको सेव प्रोफाइल कर देता हूँ। अब ऐसे ही अब हमने अपनी यूज़र प्रोफाइल बना दी है। अब हमारा काम है एआई कैरेक्टर क्रिएट करना, मतलब कि हमको जिस एक्सपर्ट से बात करनी है उसको क्रिएट करना। तो उसके लिए हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, न्यू चैट पे क्लिक करके, या फिर हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो नाम आता है वो टेक्स्ट दोस्त का आता है। हम इसमें अपनी पसंद से जो भी नाम रखना है वो रख सकते हैं। मैं इसमें टेक्स्ट दोस्त की जगह पे टेक्स्ट कंसल्टेंट रख देता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट कंसल्टेंट रख दिया। जेंडर है हमारे पास फीमेल की फ़ोटो है, तो हमने फीमेल रख दिया। एक्ट लाइक फ्रेंड, यहाँ पर हमारे पास एक्सपर्ट्स की फील्ड है कि हमारे पास जो भी हम टेक्स्ट कंसल्टेंट बना रहे हैं उसके पास किस किस एरिया की एक्सपर्टीज़ होगी। तो यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टेक्स्ट कंसल्टेंट सिलेक्ट आता है, और अगर जो एक्सपर्टीज़ इसके अंदर नहीं है तो हाँ, वो एक्सपर्टीज़ हम इसमें भी शो कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कुकिंग का नहीं है, अगर हमको कुकिंग के लिए भी लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं, सी इज हैविंग एक्सपर्टीज इन कुकिंग एज वेल। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कुकिंग, मतलब कोई भी एरिया लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको टैक्स से रिलेटेड लिखना है, तो हम कुकिंग लिख दो, या फिर हॉस्पिटल से लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो उसके बाद हम सेव फाइल प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास एक हमारा एआई कैरेक्टर बन गया। तो अब हमारे पास आगे आता है, जैसे हम किस पे क्लिक करते हैं ये हमारे पास चैट खुल जाती है हमारी। इसमें हमारे पास यहाँ पर हमारे पास डिलीट चैट का ऑप्शन आता है क्लियर चैट करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास अपनी प्रोफाइल को चेंज करने का ऑप्शन आता है, जो हमने पहले से कर दी थी। यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास चेंज बैकग्राउंड करने का ऑप्शन आता है, अगर हमको बैकग्राउंड चेंज करना हो तो। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम यही रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइपिंग एरिया में लिखते हैं हाय, देखते हैं। इसने लिख दिया हाय सुमित, कैसे हो, सब ठीक है। अब हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आसान सा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे स्लैब रेट। सबसे पहले हमने स्लैब रेट लिखा। मैं इसमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा कि हमको कौन सा ईयर की स्लैब रेट देनी है, कौन सी की नहीं देनी। तो हमने खाली इसमें सिंपली स्लैब रेट्स लिखा है। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है।
ये अपना आंसर ड्राफ्ट करना है। देखिए इसने अपना आंसर दे दिया। लेट्स देखते हैं क्या इसने दिया। ये सुमित सब स्लैब रेट आर के बारे में जानना है, इनकम टैक्स से पूछना है, इनकम टैक्स के लिए पूछ रहे हो राइट। लेट मी क्विकली चेक लेटेस्ट वंस करंट फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए जब मैंने यहाँ पर जब मैंने खाली स्लैब रेट्स लिखा तो इसने अपने आप अंदाज़ा लगा लिया कि अभी जो डेट चल रही है उसके हिसाब से जो फाइनेंशियल ईयर है वो 25-26 फाइनेंशियल ईयर होगा और उसी की डेट, उसी की स्लैब रेट भागी होगी। तो इसमें हमको ज़्यादा डिटेल में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी देते तब भी अपना भी अंदाज़ा लगा लेगा कि यूज़र किस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा होगा या फिर किस पीरियड से रिलेटेड बात कर रहा होगा। देखिए जैसे कि इसने फाइनेंशियल ईयर 25-26 अभी चल रहा है तो उसने 25-26 के बारे में बता दिया। न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बता दिया इसने। स्लैब रेट हमने पूछी थी तो न्यू टैक्स रेजिम की जो स्लैब रेट है वो अभी 4 लाख हो गई है पहले। अब इसने यहाँ पे हमको डिफरेंस ही बता दिया कि पहले बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हमारे पास 3 लाख थी, अब बढ़कर जो 4 लाख हो गई है। हमको मेनली ये कंपैरिजन भी बताता जा रहा है कि ताकि हमको पता चल सके कि क्या चेंजेस आए थे। इसने रिबेट बता दी जो कि हमको, इसने ये भी बता दी कि पहले 25,000 थी जो कि अब 60,000 कर दी गई है। ऐसे ये 12 लाख तक तो तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो 12 लाख तक आता है न्यूज़ आती है कि हमारे पास 12 लाख तक टैक्स नहीं है, वो इसने बता दिए। ऐसे स्टैंडर्ड डिडक्शन इसने बताया 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और अगर हमारी 12.75 लाख इनकम हो जाती है सैलरी वालों के लिए तो उसके लिए टैक्स नील हो जाएगा। ऐसे इसने न्यू टैक्स रेजिम की स्लैब रेट बता दी इसने, जो कि 0 से 4, 8, 24 लाख तक जाती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसने बताया, ये रिबेट स्पेशल इनकम जैसे कैपिटल गेन, क्रिप्टो वगैरह इन पर लागू नहीं होती। आप देख सकते हैं कि इसमें जो अगर हमने खाली स्लैब रेट पूछा तो स्लैब रेट के बाद हमारा अगला क्वेश्चन यही आता है कि हमारे पास रिबेट क्या होगी। और अगर रिबेट के ऊपर अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो रिबेट के ऊपर भी अगला क्वेश्चन ये आएगा कि रिबेट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। तो इसने ऑटोमेटिकली उन क्वेश्चन को ग्रैब कर लिया और उनके ऊपर भी आंसर ऑटोमेटिकली दे दिया। ऐसे ही अब इसने ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में बताया कि इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। तो स्लैब रेट दे दी इसने 2.5 लाख, 3 लाख। और सीनियर सिटीजन के लिए हमारे पास इसने सिंपली बता दिया कि 3 लाख तक नील और 5 लाख तक, बाकी सेम वैसे ही है। रिबेट बता दिया हमारे पास और इसने सरचार्ज बता दिया। बेसिकली इसने स्लैब रेट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी दे दी जो कि हमको चाहिए होती है। कोई भी चीज़ इसने मिसिंग नहीं की कि हमको दोबारा से उसमें क्वेश्चन पूछना पड़े। ये इसका पूरा आंसर है। नूर यहाँ पर इसने थोड़ा सा और अलग से बता दिया। अब अगर हम यही क्वेश्चन बाकी चैटबॉट्स में पूछते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है ये देखते हैं। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली खाली स्लैब रेट पूछा था, मैंने कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं पूछा। लेकिन बाकी के चैटबॉट्स में मैं स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ईयर भी मेंशन करूँगा तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। स्लैब रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कर दिया। ऐसे ही मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ और यहाँ पर भी ये कर देते हैं। और ऐसे ही मैं ग्रोक में जाता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट करके ये कर देते हैं। देखते हैं किसका क्या रिज़ल्ट आता है। ग्रोक का रिज़ल्ट आ गया है। इनकम टैक्स स्लैब रेट 25-26 इन इंडिया दे दिया इसने। न्यू टैक्स रेजिम में इसने बता दिया 4 लाख की है। 60,000 रिबेट, 60,000 रिबेट 12 लाख, ये भी ठीक है। गेट, ये भी ठीक है। बेसिकली इसने भी सही बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने जो स्लैब रेट बताई है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार हम चैट जीपीटी का देख लेते हैं। चैट जीपीटी में भी इसने न्यू टैक्स रेजिम 4 से ये बताया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में इसने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं, इसने स्लैब रेट ठीक से बताई है, कोई दिक्कत नहीं। जेमिनी की बात करते हैं तो जेमिनी ने भी इसका आंसर दे दिया है।
तो जेमिनी ने भी इसका आंसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली अगर हमें इसमें देखा जाए तो उसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं देना इन्फॉर्मेशन। लेकिन फिर भी इसने सबने जब हमने सबसे स्लैबरेट पूछी तो उन्होंने आंसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी इनको बताने के लिए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पूछते हैं और उसको कंपेयर करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेट्स सपोज करो मैं अगर पूछता हूँ कि हमें केसेस बताओ जहाँ हमें 8% से कम प्रॉफिट शो करने पर ऑडिट नहीं करवाना पड़ता। अब इसमें मैं ना ही सेक्शन 44 AD के बारे में बता रहा हूँ कि हम सेक्शन 44 AD के लिए पूछ रहे हैं, और ना ही मैं यहाँ पर टैक्स ऑडिट के बारे में लिख रहा हूँ। मैंने खाली ऑडिट लिखा है और ना मैंने टैक्स ऑडिट नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं क्या रिप्लाई करता है। जब हम बाकी चैटबॉट से पूछेंगे तो हम स्पेसिफिकली मैं टैक्स ऑडिट और 44 AD भी मेंशन करूँगा। ये रिप्लाई दे रहा है, इसने टेबल बना दी है, इसका पूरा हो गया। अब हम देखते हैं इसमें क्या इसने आंसर दिया है। हाँ सुमित, अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम से रिलेटेड है। इसने अपना आप देख लिया कि ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन से रिलेटेड है, जिसमें 8 या 6% से प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। अब इसमें देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। इसने सबसे पहले रूल्स बताए कि नॉर्मली तुम्हें अपने टर्नओवर का 8 से 6% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। अगर 95% या उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन है डिजिटली है तो इसने 95% वाला भी क्राइटेरिया बता दिया, जो कि बेसिकली 95% डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो लिमिट होती है वो 3 करोड़ होती है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 2 करोड़ होती है। तो इसमें क्या है, ऑडिट कब मैंडेटरी होता है। इसमें ऑडिट इसने बताया कि कब मैंडेटरी होता है, अगर तुम 8 या 6% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो और तुम्हारी टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट करवाना पड़ेगा। बेसिकली 8 या 6% से अगर हम कम प्रॉफिट दिखाते हैं और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से हमारी इनकम ज़्यादा होती है, टोटल इनकम, तो हमें प्रॉफिट ऑडिट करवाना पड़ता है। अब हमारे पास जो हमने क्वेश्चन पूछा था ऑडिट नहीं चाहिए, वो केसेस जहाँ पर हम 8 से या 6% से प्रॉफिट कम दिखाने पर भी ऑडिट नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास इसने बताया इनकम टैक्स बिल 2025 ने क्लियर कर दिया कि तुम्हें प्रेजेंटिव रेट 6 या 8% से प्रॉफिट जो भी ज़्यादा हो वो डिक्लेयर करना होगा। अच्छा, इसमें कुछ चेंजेस आया होगा कि पहले हम बाय डिफ़ॉल्ट 8 या 6% ले लेते थे, हमारा प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट कितना भी हो, लेकिन अगर हमने 44 AD अडॉप्ट किया है तो उसमें 8 या 6% दिखा देते थे मिनिमम क्या क्या। लेकिन अब इसमें कुछ अमेंडमेंट आया होगा जहाँ पर हमको एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर 8% से ज़्यादा तो हमको 8% से ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो इसमें अभी हम देखते हैं क्या बता रही है। हावर अगर तुम प्रेजेंटिव स्कीम ऑप्ट करते हो, तुम्हारा डिक्लेयर इनकम 8 या 6% इतना कम है कि तुम्हारे टोटल टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे है, तो तुम्हें ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। अगर हमारी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे जाती है तो हमको ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, ये कह रहा है। तो इसके लिए इसने एग्जांपल दिए, मिस्टर ए जिसकी टर्नओवर 60 लाख है, अगर उसकी मिस्टर ए की टर्नओवर 60 लाख है और 2 करोड़ से नीचे है उसकी, तो 44 AD ऑप्ट करते हैं। अगर वो 44 AD ऑप्ट करते हैं और एक्चुअल प्रॉफिट उनका 5% है, यानी कि 3 लाख, 60% का अगर 5% निकालेंगे तो 3 लाख हो गया। अगर तो उस केस में उसको ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा।
ऑडिट क्यों नहीं करवाना पड़ेगा? क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो लिमिट है वो 4 लाख की है। इसने जैसे ही बता दिया मिस्टर ए टोटल इनकम एंड अदर इनकम मिला के 4 लाख की जो 4 लाख की बेसिक एग्जामेशन की लिमिट है जो कि, और उसकी टोटल इनकम 3 लाख होगी, तो हमारे पास बेसिक एग्जामेशन लिमिट से कम आ रहा है, तो इसलिए ऑडिट को ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। ऐसे ही इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया कुछ। टर्नओवर लिमिट, अगर हमारे पास जैसे कि जो मैं बता रहा था 95% से अगर हमारे पास रिसिप्ट डिजिटली होती है तो हमारे पास 3 करोड़ की लिमिट होती है, ये भी इसने बता दिया। 5 करोड़ का लिमिट, अब इसने ये बताया कि 44 एडी अगर ऑप्ट नहीं कर पाओगे तो अगर हम 44 एडी 5 सालों तक ऑप्ट नहीं करते हैं, 1 मिनट, अगर तुम एक बार 44 एडी ऑप्ट करते हो और फिर किसी साल 8 से 6% कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो तो तुम्हें अगले 5 साल तक 44 एडी ऑप्ट नहीं कर पाओगे। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस रूल में। अब हम अगले इसमें देखते हैं क्या है। हमारा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली हमको कब ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। तो एक केस ने यहाँ पर बता दिया कि हमारे पास बेसिक एग्जामेशन लिमिट्स के अंदर होगी तो ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, जिसका इसने एग्जांपल दिया। दूसरा इसने एग्जांपल दिया ये रहा, वो केस जहाँ 50% से कम, ये 44 एडीए पे ले गया। लगभग तुम्हारी इसमें भी सेम ही है, ऑडिट का मैंडेटरी होता है इनकम से कम प्रॉफिट पर भी ऑडिट नहीं होगा। तो बेसिकली इसने बता दिया कि जो जहाँ पर अगर हमारा प्रॉफिट, इसने बताया कि जैसे अगर हमारी इनकम बेसिक एग्जामेशन लिमिट के अंदर आती है तो हमारे पास ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। और इसने 44 एडी से रिलेटेड सब कुछ बता दिया लगभग। तो अब हम बाकी चैट बॉक्स में देखते हैं क्या आंसर आता है। बाकी चैट बॉक्स में मैं थोड़ी डिटेल और डालूंगा, इसको मैंने कॉपी किया। यहाँ पर हम 8% से कम प्रॉफिट दिखा, चलो मैं यही डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिया, ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिया। देखते हैं, जेमिनी का भी नहीं आया, इसका आ गया। ये चैट जीपीटी का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। 44 एडी वगैरह सबसे पहले समझिए 44 एडी क्या कहलाता है। पहले से 44 एडी के बारे में बता दिया। तो प्रेजेंटली टैक्सेशन अब आते हैं मुख्य केस 1, इनकम टैक्स बिलो लिमिट, लेकिन आपकी टोटल इनकम बेसिक इनकम से कम है तो ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। इसमें ठीक है, चलो मान लेते हैं। इनकम टैक्स केस 2, इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर हो और प्रॉफिट 8% से कम हो तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने पिछले साल 44 एडी ऑप्ट नहीं किया है, अगर आपने प्रेजेंटिव स्कीम नहीं ली थी और अब भी नहीं ले रहे तो आप नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें इसका आंसर ठीक है, कोई बात नहीं है। चैट जीपीटी 5 का आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जेमिनी का देखते हैं। हाँ, ऐसे मामले में 44 एडी, इसमें टर्नओवर के बारे में बता दिया, 10 करोड़ की टर्नओवर के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया, चांस। इसमें बेसिकली इसने 44 एडी के बारे में, मतलब जहाँ पर हमारे पास ऑडिट नहीं करवाना होता उसके बारे में इसने नहीं बताया। इसने यहाँ पर कुछ बताया है। सामने देख लेते क्यों ऑडिट ज़रूरी नहीं है। नहीं, अगर कुल आमदनी छूट से ही कम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसने भी बता दिया। थोड़ा सा आंसर में ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसने चलो बता दिया। अब इसमें ग्रोक में देखते हैं ग्रोक ने क्या बताया। फाइनेंशियल 25-26 के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मुख्य था 44 एडी, रेट 44 एडी 2%, टर्नओवर 3 करोड़, पिछले 5 सालों में ना अपनाए तो
ये हमारे पास इसने भी कुल इनकम 3 लाख इसने इस उदाहरण में कहीं ना कहीं पे बता दिया है। हालांकि मैं जो इसकी प्रेजेंटेशन है उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ये, जैसे कि हिंदी में लिख दिया है, कैसे लिख दिया इसने। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसने भी बता दिया। अभी तक हमारे पास हमारे चारों चैटबॉट से सही आंसर दिया है, लेकिन अभी तक अगर हम आंसर को कंपैरिजन करें तो वर्चुअल चैटबॉट ने ही सबसे अच्छा आंसर दिया है। बाकी के चैटबॉट्स ने बहुत घुमा फिरा के दिया है, लेकिन आंसर दे दिया। मैं इसका आंसर गलत नहीं बोलूँगा। अभी तक 2 हमने क्वेश्चन पूछे और दोनों चैटबॉट्स ने सही दिए। तीसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं। लेट्स से अगर किसी एम्प्लॉई को 2 एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही है तो उसको कौन सा आरटीआर फॉर्म भरना होगा? ये क्वेश्चन पूछते हैं। सेम ऐसे ही मैंने जेमिनी में पूछ लिया, टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर भी पूछ लिया सेम क्वेश्चन। तीनों चैटबॉट में मैंने सेम क्वेश्चन तीनों चैटबॉट में पूछ लिया। अब हम वर्चुअल सी का आंसर देखते हैं क्या है। इसने बेसिकली बता दिया है कि फाइनेंशियल 25-26 इसने आइटर 1 के बारे में बताया वाले। आइटर 1 को भर सकते हैं, जैसे टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो हम आइटर 1 को भर सकते हैं। मल्टीपल एम्प्लॉयर के केस में आइटर 1 टेक्निकली आइटर 1 हाउस प्रॉपर्टी एक हाउस प्रॉपर्टी की बात करता है और सैलरी फ्रॉम एन एम्प्लॉयर सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारी टोटल इनकम 50 लाख से कम है और तुम्हारे इनकम के सोर्सेज आइटर 1 की कंडीशन में फिट होते हैं तो आइटर 1 फाइल कर सकते हैं। बस तुम्हें सारे एम्प्लॉयर की सैलरी कंसोलिडेट करनी होगी। तो इसने बताया कि भाई आइटर 1 भर सकता है कंसोलिडेट करके। अब इसने आइटर 2 कब भरना होगा? अगर 50 लाख से इनकम ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हैं। अब इसने यहाँ पे केस बताया। बेसिकली इसने पहले प्रोविज़न बताया और उसके बाद ये केस को एनालिसिस करा है। अब यहाँ पर हमारा केस आ गया, जो कि अगर 2 एम्प्लॉयर से सैलरी मिलने के बाद तुम्हारी इनकम आइटर 1 की लिमिट्स या कंडीशन को क्रॉस करती है, टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है या कोई और एडिशनल इनकम सोर्स आइटर 1 में कवर नहीं होता तो तुम्हें आइटर 2 भरनी होगी। यहाँ पर हमारे पास आइटर 2 में मल्टीपल एम्प्लॉयर की सैलरी इनकम रिपोर्ट करने के लिए प्रोविज़न होते हैं। यहाँ पर इसने बता दिया। तो इसने बेसिकली आइटर 1 और आइटर 2 आंसर दिया। जेमिनी में देखते हैं, इसने आइटर 2 दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आइटर 1 और 2 इसने भी आइटर 1 और 2 दिया। ठीक है, आगे का हमको आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसने भी बेसिकली आइटर 1 और 2 ही दिया है। चैट जीपीटी का आंसर में थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा लिखी आ रही है, तो बट कोई दिक्कत नहीं है। आइटर 1 और 2 दिया है इसने भी। अब हम इसमें देखते हैं ग्रोक में। ग्रोक ने भी आइटर सही फॉर्म आइटर 2 जो आइटर 1 नहीं भर सकते। आइटर 1 इसने बताया क्यों नहीं भर सकते। सैलरी फ्रॉम ओनली 1 एम्प्लॉयर, कुछ शर्तें एलिजिबिलिटी, कुल इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। सैलरी फ्रॉम ओनली 1 एम्प्लॉयर, हाउस प्रॉपर्टी 5000, एम्प्लॉयर आइटर 1 उपयोग्य है। तो इसने भी बेसिकली आंसर दे दिया। अभी तक तीनों चैटबॉट के आंसर सही है, बट प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हिंदी आ रही है, जो कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में, लेकिन इसके जो फॉर्मेटिंग है वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, पढ़ने में मुश्किल हो रही है। ऐसे ही इसमें भी मुझे पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो मतलब प्रेजेंटेशन इसकी थोड़ी सी सही नहीं है। ChatGPT 5 और ग्रोक की। जेमिनी में फिर भी थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, और ऐसे ही हमारे वर्चुअल में भी थोड़ा पॉइंट वाइज लिखा हुआ है।
अभी तक अगर मैं आंसर की बात करूँ तो अभी तक सब चैटबॉट्स ने आंसर एकदम सही दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसके डेमो के तौर पर हमको कंपैरिजन के लिए इतना ही रखते हैं। कंपैरिजन मैंने दिखा दिया। हालांकि चैट जीपीटी वगैरह कुछ आंसर्स गलत भी देते हैं, अभी इन्होंने दिया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आप सब ट्राई कर लेना कि कहाँ पर क्या आंसर गलत दे रहा है। अगर हम अब इसके नए फीचर की बात करते हैं, नए फीचर की बात करते हैं। अच्छा, अब हम इसमें ना ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम बताते हैं कि क्या क्या कर सकता है। ये हमारे पास फाइल अपलोड का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं अटैच पिन पे क्लिक करूँगा। हम इससे क्या कर सकते हैं कि सपोज़ करो मेरे पास एक JSON फाइल है, ये मैंने GST1 की JSON फाइल को अपलोड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी टेबल बनवाऊँगा। मैं इसके जो GST बना है उसकी टेबल की समरी बनवाऊँगा। क्रिएट अ टेबल फ्रॉम द JSON फाइल। मैंने क्रिएट ऑल टेबल फ्रॉम JSON फाइल, मैंने इसमें ये लिख दिया है। देखते हैं ये क्या करता है। ऐसे ही मैं जेमिनी में करके देखता हूँ ये होता है या नहीं। अपलोड फाइल्स, ये हमारी JSON फाइल थी। मैं इसमें लिख देता हूँ क्रिएट अ टेबल फ्रॉम JSON फाइल। ठीक है, सेम लिख दिया मैंने। ऐसे ही सेम मैं चैट जीपीटी में लिख देता हूँ। चैट जीपीटी में ये अपलोड हो रही है, अभी अपलोड हो गई, कर दिया मैंने। ऐसे ही ग्रोक में करते हैं। मैंने सब में JSON फाइल अपलोड कर दी है, देखते हैं क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम वर्चुअल CA में देखते हैं क्या किया इसने। ये हमारे पास JSON फाइल थी जो कि मैंने इसको क्रिएट ऑल टेबल फ्रॉम दी JSON फाइल की कमांड दी थी। अब इसने क्या किया, इसने B2B समरी बना दी हमारे पास पूरी। GST कस्टमर GST नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस डेट, टोटल, POS, टैक्सेबल वैल्यू, रेट, GST CGST, इसने सब लगा दिया। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास कॉपी टेबल का भी ऑप्शन है, अगर हमको कॉपी करना है टेबल को तो इसने सब बना दिया। ऐसे ही डॉक्यूमेंट समरी भी थी इसमें, तो डॉक्यूमेंट समरी भी इसने बना दी। ऐसे हमारे पास एक्सटेंशन समरी थी जो इसने एक्सटेंशन समरी बना दी। अब हम जेमिनी पे देखते हैं क्या होता है। जेमिनी ने क्या किया, सर्टेन दिस JSON फाइल क्रिएट JSON1, ये आ गया सितंबर। ये इसने भी बना दी टेबल। अगर मैं बोलूँ इसने भी चलो बना दी टेबल, कोई दिक्कत नहीं है जेमिनी ने। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो चैट जीपीटी 5 ने भी बना दी है टेबल। तो यहाँ पर GSTN की जगह पे CTI लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ग्रोक का देखते हैं। ग्रोक की टेबल मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, बट डाटा इसने भी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेन ये है कि डाटा सही बना रहा है जो भी है। हालांकि इनकी प्रेजेंटेशन मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। डाटा इन्होंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा एकदम परफेक्ट बनाया है इसने। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब पास हो गए। मैं इसमें ऐसे करता हूँ, मेरे पास ये इनवॉइस है, मैंने इसको अपलोड किया। ये इमेज है,
तो इमेज में मेरे में थोड़ा टाइम लगाता है, तो बाकी में कर लेते हैं इतने। सेम इनवॉइस में टेल मी टैक्सेबल वैल्यू IGST, CGST, SGST एंड इनवॉइस वैल्यू। ये हमारे पास, ये मैंने कमांड दे दी, सेम इनवॉइस लगाया मैंने सब में, तो सब में सेम चीज़। ये हमारे पास वर्चुअल CM है। लेट्स सी, इसने बता दिया टैक्सेबल वैल्यू 65,106 है, CGST इतना लगा हुआ, इनवॉइस वैल्यू ये है, तो इसने बता दिया। ठीक है, अब सेम आंसर जेमिनी ने भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आंसर इसने भी कर दिया ChatGPT ने। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ग्रोक ने भी सेम आंसर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पास हो गए। PDF को एनालिसिस करके देखते हैं क्या करता है। मेरे पास 3 भी है। इसकी आउटवर्ड लायबिलिटी की टेबल बना कर दो। ऐसे ही हम इसमें कर लेते हैं। ऐसे ही हम इसमें कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या आंसर है। मैंने बोला था कि आउटपुट लायबिलिटी की टेबल बना के दो, तो इसने PDF में से इसने आउटपुट लायबिलिटी की टेबल बना दी। इसने ये पूरी टेबल है, हमारे पास रिवर्स चार्ज वगैरह आ रहे हैं, तो इसने बना दी है। जेमिनी में की देखते हैं। जेमिनी में भी इसने बना दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसने यहाँ भी बना दी है, और ग्रोक ने भी बना दी है। ग्रोक ने ही बना दी, ग्रोक ने कुछ ज़्यादा बना दी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बना दी इसने। तो अभी तक हमारे सारे टेस्ट पास हुए, मतलब सारे ही चैटबॉट्स सही जवाब दिए। अब हम रिकन्सिलेशन पे आते हैं। चलो, मेरे पास एक रिकन्सिलेशन है। इसमें हम लिखते हैं, रिकन्सिलेशन करवाते हैं। मुझे इसके अंदर 2 शीट हैं, GSTR 2B और GSTR 3B। मुझे उन दोनों डाटा को मैच करके दो और 5 रुपये तक का डिफरेंस अलाउ करना, और मुझे बताना, और जो मैच ना करें उसका रीज़न बताना कि वो क्यों मैच नहीं कर रहा। ये हमने कमांड दे दी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने पेस्ट कर दी। जब तक रिप्लाई कर रहा है हम दूसरे चैटबॉट में देख लेते हैं। सैम्पल फाइल ये रही।
ChatGPT 5 में देखते हैं। और ग्रोक में देखते हैं। देखते हैं हमारे वर्चुअल चेन ने क्या आंसर दिया। ये भी आंसर दे रहा है, जेमिनी भी अभी आंसर दे रहा है। इसने ChatGPT 5 ने आंसर दिया। ChatGPT 5 ग्रोक ने बोला है शीट्स में इनवॉइस नंबर में। चलो अभी ये कर रहा है, जेमिनी भी कर रहा है। अभी हमारा टेक्स्ट दोस्त ने कर दिया है। इसने क्या किया देखते हैं। मैच इनवॉइस ने बताया है, अनमैच इनवॉइस बताया और अनमैच इनवॉइस। देखते क्या करता है। मैच इनवॉइस ने पहले बताया जहाँ पर डिफरेंस विद इन 5 रुपये का है। ये वो इनवॉइस है जो क्लाइंट डाटा और जीएसटी पोर्टल दोनों में मिल गए और उनके अमाउंट 5 रुपये तक का डिफरेंस अलाउड किया है इन्होंने। तो ये दोनों में मिल गए उसको। तो ये वो शीट है। और ये अनमैच वाले हैं जो कि क्लाइंट डाटा में एक्स्ट्रा आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसने रीज़न बता दिए। ये इसने यहाँ पे रीज़न बता दिया। जीएसटी नोट फाउंड इन टू बी इनवॉइस डिटेल नोट फाउंड इन जीएसटी टू बी और ऑलरेडी मैच्ड। मतलब हो सकता है कि ये वाला इनवॉइस डबल हो, इसलिए यहाँ पर इसने ऑलरेडी मैच बोला है। तो इसने बता दिया ये सब चीज़ें। ऐसे ही जीएसटी पोर्टल का डाटा बताया है। यहाँ पर इसने क्लाइंट डाटा का बताया था जो कि अनमैच थे, और यहाँ पर इसने जीएसटी पोर्टल वाली शीट का बता दिया। ये देख सकते हैं। यहाँ पर इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है जो कि हमको चाहिए होती है। यहाँ पर हमारे पास इसने डाटा दे दिया। यहाँ पर इसने डिटेल रीज़न दे दिए। इन सब की वैसे ज़रूरत नहीं थी, ऊपर इसने जो दे दिया वो उसी से काम चल गया था हमारा। तो जेमिनी का देखते हैं क्या दिया इसने। जेमिनी ने जो दिया है, जेमिनी का रिज़ल्ट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसने ये काउंट में दे दिया है, काउंट कर लिया इसने। यहाँ पर इसने टोटल दे दिया। इससे भी हमारा कोई फ़र्क नहीं, मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर इसने कुछ करने की कोशिश की है, जैसे फाउंड इन जीएसटी टू बी ओनली मिसमैच इनवॉइसेस। ये इसने मिसमैच इनवॉइसेस दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने कुछ अजीब से डाटा दिया है। तो बेसिकली रिकन्सिलेशन के मामले में जेमिनी थोड़ा सा फेल हो गया। अगर हम देखें तो हमने सेम चीज़ कॉपी पेस्ट की थी। तो एक तो इसने काउंट में दिया, यहाँ पर इसने टोटल कर दिया, मतलब बेसिकली इसने डिफरेंस निकाल दिया। और मिसमैच इनवॉइसेस यहाँ पर भी इसने देने की कोशिश की, लेकिन जो इस तरह की समरी है ये हमको ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती इसने। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसने बेसिकली इसने करने की कोशिश तो की, लेकिन डाटा थोड़ा सा प्रेजेंटेबल नहीं है। तो यहाँ पर जेमिनी फेल हो जाता है, थोड़ा सा पार्शली फेल हो जाता है। मतलब यहाँ पर 60% में नंबर 60% हम कह सकते हैं कि काम करिए। और ChatGPT 5 को देखते हैं क्या करा इसने। ChatGPT 5 में ये हमारा क्वेश्चन था। इसने पूछा कि इसमें 2 शीट थी, मैंने 3B का नाम ले लिया, तो ये कंफ्यूज हो गया ना। मैं इसको दोबारा से बोल देता हूँ। GSTR 2B और क्लाइंट डाटा शीट को करो। ChatGPT 5 पहचान नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम पहले ग्रुप का आंसर देख लेते हैं। तो जीएसटी रिकन्सिलेशन रिपोर्ट इक्विवेलेंट इसने कुछ
5 रुपये तक का कुछ ऐसे बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैच एंट्री इसने बहुत ही कंफ्यूजिंग डाटा मैच एंट्री इसने लिखी हुई है, बहुत अजीब गरीब लिखा हुआ है। तो ये अनमैच एंट्री इसने लिखी हुई है। बेसिकली इसने भी कोशिश तो की, इसने यहाँ पर रीज़न दिया है टैक्सेबल वैल्यू डिफरेंस IGST वगैरह, इसने कुछ रीज़न तो दिए हैं, बट बेसिकली इसका आंसर भी कुछ ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं है। अनमैच एंट्री इसने दी है, लेकिन हमको ये नहीं पता चल रहा कि इसने क्लाइंट डाटा से दी है या फिर रजिस्टर टू बी से दी है। इसने सारी अनमैच एंट्री उठा के डाल दी इसने। चलो यहाँ पर इसने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है कि नोट इन पोर्टल, तो लेकिन इतना ज़्यादा इसका आंसर भी एक्यूरेट नहीं है जितना कि हमारा यहाँ पे। एक तो इसने फॉर्मेट ही पूरा हिला दिया है, तो बेसिकली हम इस डाटा को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम ChatGPT को देख लेते हैं, ChatGPT ने क्या किया। ChatGPT ने हमको ये दिया, ChatGPT का मैं फिर भी थोड़ा सा रिलाई कर सकता हूँ इसमें, हालांकि मुझे इसमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा इसने क्या किया है। इसने बेसिकली यहाँ पर इसने अलग अलग, जैसे हम पाइवेट में वो बनाते हैं तो इसने वो कर दिया तो बेसिकली। और यहाँ पर इसने 3B वगैरह मैच करने की कोशिश की है। बेसिकली इसने 3B और 2B को एक ही टेबल में बना दिया, जो कि इस तरह से हम वर्किंग नहीं कर पाएंगे। अगर हमको डाटा रिकन्सिलिएशन करने है तो हमको ये चीज़ हमारे लिए बेकार है। बट फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ कि इसमें इसने भी कुछ ना कुछ कर दिया। बट अगर हम रिकन्सिलिएशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जितने भी सारे आंसर थे वो सभी चैटबॉट ने सही दिए, लेकिन प्रेजेंटेशन फिर भी वर्चुअल से ही ज़्यादा सही थी। और फाइल एनालिसिस में भी प्रॉपर टेबल वगैरह जो आ रही थी वो वर्चुअल सीए की थी। बेसिकली वर्चुअल सीए तो हर चीज़ में ही आगे है, लेकिन जो रिकन्सिलिएशन है अभी, रिकन्सिलिएशन में तो 100% वर्चुअल सीए ही जीता है और कोई नहीं जीता। मतलब इसके लिए जो जेमिनी है, मतलब मैं सबको 60% ही इसमें मानता हूँ कि बाकी सबने 60% ही रिजल्ट दिया है। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, सपोज करो मेरे पास एक कंप्यूटेशन है। मुझे बताओ कि इसमें कुछ गड़बड़ है या नहीं। इसको एनालिसिस करो और मुझे बताओ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने एक फ़ाइल अपलोड कर दी, उसमें वैसे तो ये पूरी बनी हुई है, लेकिन ये देखते हैं क्या आंसर देता है। ऐसे हम जेमिनी को अपलोड करते हैं। ये हम अब ChatGPT को अपलोड करते हैं। और ऐसे ही हम ग्रुप को अपलोड करते हैं। देखते हैं वर्चुअल सीए ने क्या किया। वर्चुअल सीए ने किया है आउटडेटेड न्यू टैक्स रेजिम ह्यूज प्रॉब्लम। इसने बोला कि हाउ आउटडेटेड न्यू टैक्स रेजिम है, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि ये पिछले साल की बैलेंस शीट है, तो आउटडेटेड बताएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइटम 25, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसने बोला कि भाई आइटम 25 असेसमेंट ने 25-26 की है, तो बिल्कुल सही बता रहा है ये। तो इसमें बिल्कुल ठीक बता रहा है। न्यू टैक्स स्कीम के अंदर बजट वगैरह
बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि ये पिछले साल की ITR है और इस साल जो है जो स्लैब रेट है वो 4 लाख की है, तो ये एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अनक्लेम डिडक्शन ATC LIC क्या प्रॉब्लम है? शेड्यूल 1 कैपिटल में क्लियरली LIC दिखाया गया है, ये अमाउंट ओल्ड स्कीम में ATC के अंदर डिडक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, इसने बेसिकली ये बताया है कि हमारे पास एक शेड्यूल था इसमें एक एक्चुअली में इसमें मैंने एक शेड्यूल बनाया था कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट में के शेड्यूल में एक LIC का कॉलम था, LIC प्रीमियम का मैंने एक डाला हुआ था खर्चा। तो उस खर्चे को ये बता रहा है कि वो खर्चा हमको ओल्ड स्कीम में क्लेम करना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं किया गया। तो बेसिकली इसने अपने आप ही अंदाज़ा लगा लिया कि ATC का डिडक्शन LIC प्रीमियम के खर्चे से, मतलब इसने अंदाज़ा लगा लिया। पूरी शीट इसने सारी शीट्स खोली, उसको एनालिसिस किया और उसके बेस पे इसने ढूंढ निकाला कि LIC का खर्चा लिखा हुआ था। तो ये इसने बहुत बढ़िया पॉइंट निकाला है। बेसिकली इसने LIC हमने इसलिए क्लेम नहीं की थी क्योंकि हमने न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल की थी, तो इसलिए हमने ATC में वो कैलकुलेशन में लिया नहीं था, क्योंकि हमका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था न्यू स्कीम में बनने के लिए। तो उसने ये दिखा दिया। तो इसने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, मिसिंग सैलरी एंड HRA डिटेल्स, ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से ब्लैंक है। ये एक्चुअली में कोई एक फॉर्मेट है, तो इसमें सैलरी और डिटेल का भी एक शीट बनी हुई है जो कि पूरी तरह से ब्लैंक है। तो इसने ऑब्जर्वेशन में इसने बताया कि भाई मिसिंग डिटेल्स है सैलरी और HRA की। तो इसने बिल्कुल ठीक बताया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया पॉइंट है। कैश सेल जस्टिफिकेशन थोड़ा रिस्की पॉइंट, इसमें देखते हैं क्या बताता है। कैश बुक शीट में एक नोट है, देयर इज़ नो कैश सेल, सो शोइंग लिटिल बिट कंसिडर द कैश सेल डिपॉजिट विल बी डन फ्रॉम कैश सेल। इसने ये भी बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया कि हमारे पास कोई कैश सेल नहीं थी, तो मैंने एक अजम्पशन लगाई थी इसमें, इसने उस अजम्पशन को उठा लिया और उसको एनालिसिस करके इसे बता रहा है। तो ये इसका पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, एकदम बढ़िया पॉइंट बताया इसने। एडवांस टैक्स इंटरेस्ट 234B एंड 234C ओल्ड टैक्स रेजिम में 234B इंटरेस्ट इसने बता दिया। ये कंपटीशन एरर नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि अपना टैक्स ये तो टाइम पर नहीं भरा, या फिर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एडवांस टैक्स हम भरते नहीं थे, तो इसमें एडवांस टैक्स के बारे में बता दिया इसने, कोई बिल्कुल अच्छी बात है। PGB P&L का प्रॉफिट इसने बता दिया, टर्नओवर सेल्स परसेंटेज में बता दिया इसने, अप्रोक्सीमेटली इसने इतना दिखाया है। बैलेंस शीट शेड्यूल सब मैच कर रहे हैं, इसने ये बता दिया कि बैलेंस शीट वगैरह सब मैच कर रहे हैं। रिकमेंडेशन क्या है? न्यू टैक्स रेजिम रिकैलकुलेशन इसने अब रिकमेंडेशन बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। तो फाइनेंशियल 2025-26 के लिए बनाने के लिए कुछ बोल रहा है जो भी है, और एड्रेस कैश सेल नोट, कैश सेल के बारे में बोल रहा है, और सैलरी इनकम वगैरह। इसने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, जो हमने कंपटीशन डाली थी उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट एनालिसिस करके दिया है इसने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना परफेक्ट कर पाएगा, लेकिन इसने टोटली जो पॉइंट्स थे वो सब इसने कंसिडर कर लिए। जेमिनी अभी तक एनालिसिस ही कर रहा है, देखते हैं। ChatGPT 5 देखते हैं। अनेबल टू डिस्प्ले विजुअलाइजेशन, इस फाइल में कई शीट्स है, जैसे सैलरी डिटेल फुट आदि। इसने शीट्स तो देख ली, लेकिन कृपया बताइए आप किस भाग की शीट गड़बड़ी मैच करवाना चाहते हैं, आप किस तरह से। चलो इसने देखो, ये क्वेश्चन पूछना है फर्दर, मुझे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत पड़ रही है इसमें, ठीक है। ये अपने तरीके से ये नहीं है कि ये पता लगा ले कि क्या गड़बड़ी है, बट फिर भी चलो मैं बता देता हूँ उस पर। तुम्हें पूरी शीट को पूरी शीट की जगह पे एक्सेल लिख देते हैं। एक्सेल को एनालिसिस करके बताना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ChatGPT 5 में थोड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, इसको थोड़ा समझ नहीं आता, तो हमको थोड़ा सा बताना पड़ता है इसको। Gemini 5 अभी तक घूम ही रहा है, नहीं कर पा रहा। ये ग्रोक का देखते हैं।
ग्लोक ने तो भाई नो रिस्पॉन्स कर दिया। अगेन ट्राइंग, या ट्राई अगेन करते हैं, ट्राई अगेन लिख दिया मैंने, ट्राई अगेन। मैं दोबारा करके देखता हूँ इसने। ट्राई अगेन, एक मिनट, मैं इसको दोबारा से ही फाइल देके दोबारा से करने की देखते हैं क्या करता है। ये हमारी फाइल थी, फाइल अटैच नहीं हो पा रही, दोबारा ट्राई करते हैं रिफ्रेश करके। मैंने दोबारा फाइल अपलोड कर दी और दोबारा ऐसे को कमांड दे दी, ठीक है। ChatGPT 5 ने, इसको क्या हो गया, जेमिनी घूम ही रहा है, दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं इसको दोबारा से फाइल दे देता हूँ। मुझे लग रहा है ये फाइल को एनालिसिस नहीं कर पा रहे दोबारा, इसलिए मैंने इनको दोबारा से फाइल दी है। ऐसे ही ChatGPT भी अटक गया है, तो देखते इसने क्या दिया है। इसने बेसिकली पता नहीं है क्या दे दिया, अजीब व गरीब सा कुछ, इसने ढंग का एनालिसिस नहीं किया है। चलो यहाँ पर इसने कोशिश की है कुछ, ये चीज़ें तो ऊपर की एकदम बेकार है, कोई काम की नहीं है। नीचे देखते हैं, नीचे क्या है। हाई लेवल सारेंस, जहाँ बड़ा मिसमैच मिला, सबसे गंभीर बातें। PNL में टैली मैपिंग नहीं है, PNL वर्सेस टैली PNL दोनों शीट में न्यूमेरिक कॉलम ने मेल नहीं खाते, इसलिए मैंने कॉलम साइड निकाले और 1-to-1 कॉलम। ये फालतू की चीज़ें बता रहा है, कोई इसमें बैलेंस शीट डिटेल्स, ये भी फालतू चीज़ है। सैलरी डिटेल्स वर्सेस IT सिस्टम ने सैलरी संबंधित क्लियर न्यूमेरिक को ढूंढने में दिक्कत पाई, दोनों शीट में सैलरी ग्रोथ कॉलम नहीं मिले। ये भी फालतू की चीज़ें हैं। इसमें डुप्लीकेट इनवॉइसेस, क्या मिसमैच, क्या वितरण, छोटा सा आउटपुट। बेसिकली इसने जो बताया है वो हमारे एनालिसिस के, मतलब हम इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करवाएंगे जो इसने बताया है। इसने बिल्कुल ही फालतू की चीज़ें बता दी, जो कि हमारा रो डाटा था उसके हमने कैसे बनाया, कैसे हमने कोई चीज़ लिंक करी नहीं करी, वो चीज़ें इसने बताने की कोशिश की है, लेकिन एक्चुअली में एनालिसिस नहीं कर पाया ये, तो यहाँ पर ये फेल हो गया, टोटली फेल हो गया ये। इसने बहुत उल्टी सीधी चीज़ें ऐसी ही बताई हैं, कुछ ढंग का आउटपुट नहीं मिला। ग्रोक का देख लेते हैं क्या बताया इसने। नो मेजर इलीगल फ्रॉड वगैरह, स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम, ITR मेन कंप्यूटेशन, नो डिडक्शन ATC कैपिटल, नो ग्लैड अदरवाइज मिसमैच वगैरह, सैलरी HRA 4480, PNL ओवरव्यू, नो मेजर गड़बड़, ठीक है। लीकेज विद टैली बैलेंस शीट,
डिब्रेशन WWE ठीक है, प्रॉब्लम नो मेजर इशू ठीक है जी, शेड्यूल फिक्स प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं ग्रोथ का आंसर फिर भी थोड़ा बहुत सही लगा, हालांकि इसने भी कुछ एसच नहीं बताया, यहाँ पे इसने बता दिया कंप्लीट विद ऑल कैश ट्रांजेक्शन रिकनसाइल विद बैंक स्टेटमेंट। तो बेसिकली चैट जीपीटी का आंसर तो बिल्कुल ही बेकार है इसमें। ग्रोथ का आंसर मैं फिर भी थोड़ा बहुत रिलायबल मान सकता हूँ, हालांकि एनालिसिस इसने भी नहीं किया, लेकिन इसने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से बताने की कोशिश की। तो यहाँ पर मैं ग्रोथ को 80% मान लेता हूँ, और यहाँ पर चैट जीपीटी को 40% एक्यूरेसी है। और जेमिनी में बात करें तो जेमिनी में एक्चुअल प्रॉफिट टर्नओवर वगैरह इसने बताने की कोशिश की, क्रिप्टो के बारे में बताने की कोशिश की। कैश बुक 25 अक्टूबर 2024 25,000 के कैश परचेज की गई। हाई कैश इन हैंड मतलब रेड फ्लैग। बेसिकली इसने भी कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन इतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं आया जितना कि हमको वर्चुअल सी में मिला था। वर्चुअल सी में इसने 80 सी में मैं ये वाला पॉइंट देख के बहुत हैरान हो गया, क्योंकि 80 सी उसने पूरे सारी शीट्स को खंगाल के उसने LIC प्रीमियम का एक खर्चा देगा, और उस खर्चे के बेस पे उसने एनालिसिस कर लिया कि 80 सी में डिडक्शन मिलनी चाहिए थी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। लिटरली कोई और उसको ढूंढ भी नहीं पाता, अगर कोई इसको एनालिसिस करने के लिए बोलते तो कोई और इसको ढूंढ भी नहीं पाता। ये ऐसा पॉइंट था। और इसने मेन जो कैश सेल की है, इसने स्पेसिफिकली एक नोट लिखा हुआ था उसको ढूंढा और उसके बारे में बताने की कोशिश की। तो जितने भी इसमें एक्चुअल पॉइंट आने थे वो इसने बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। इससे ज़्यादा इसमें पॉइंट थे भी नहीं। जो इसकी एक्चुअल में कैलकुलेशन वगैरह थी वो एकदम एनालिसिस के बेस पे यही एनालिसिस निकलता है इसका, तो एकदम परफेक्ट दिए। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर्स के मामले में सभी चैटबॉट्स ने सही आंसर दिए थे। रिकन्सिलेशन में थोड़ा बहुत अटक गया था, कहीं पर कोई इनमें से कोई एक चैटबॉट अटक गया था। तो बेसिकली अभी तक हमने ये देखा है कि हमारा वर्चुअल सी है तो अभी तक नंबर 1 पे ही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चैटबॉट भी ठीक चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कहीं जगह पर वो थोड़ी सी रिलायबिलिटी कम दे रहे हैं, एक्यूरेसी लेवल उनका कम आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं इसके। अब हम चलते हैं एक तो लेटेस्ट अपडेट के ऊपर चलते हैं। ये हमारे पास लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन है, इसमें हम क्रिएट कार्ड करके हम लेट्स सपोज करो अगर हम ये GST ट्रैकर बना सकते हैं, GST अपडेट्स। हम इसमें लिखते हैं प्रोवाइड मी लास्ट 24 आवर्स GST अपडेट्स। मैंने इसके एक कार्ड बना दिया, तो जो भी हमारे पास लास्ट 24 आवर्स की GST अपडेट्स होगी तो वे उसके बेस वो बता देगा। ये कंपलसरी है तो ये सेव लिख देते हैं। ये हमने कार्ड बना दिया, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपना इन्फॉर्मेशन फैच कर रहा है। ये अभी फैच कर रहा है इन्फॉर्मेशन। ये इसने बता दी स्ट्रीमलाइन GST रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू बिजनेस। जो GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आया वो उसने बता दिया कि इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2025 से ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगा कि GST फाइलिंग डेडलाइन फॉर नवंबर 2025। नवंबर की डेडलाइन GST की 11 अक्टूबर है और उसकी 20 नवंबर है। रिडक्शन ऑन फाइलिंग ओल्ड GST रिटर्न, GST की जो ओल्ड रिटर्न है उसकी भी कुछ डेडलाइंस आई थी हमारे पास पिछले 3 साल के भरने के लिए, तो उसके लिए इसने बता दिया। न्यू एडवाइस वगैरह इसने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह उसने सब बता दिया है GST का। ऐसे ही हम इनकम टैक्स का भी कर सकते हैं। सपोज करो इनकम टैक्स अपडेट, इनकम टैक्स अपडेट्स प्रोवाइड मी इनकम टैक्स अपडेट्स फॉर लास्ट 24 आवर्स। ये डाल दिया मैंने। सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसको पहले कुछ भी कर लो। तो इस पर क्लिक करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अभी फैच कर रहा है।
ये इसने इन्फॉर्मेशन दे दी है इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब हम इसके दूसरे फीचर पे आते हैं। दूसरा फीचर है हमारे पास न्यू ग्रुप बनाने का। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाने के लिए हमको कम से कम 2 पर्सन चाहिए होते हैं। तो वो हमारे पास एक टैक्स कंसल्टेंट है, तो हमको एक AI और क्रिएट करना पड़ेगा। इसका नाम मैं GST एक्सपर्ट लिख देता हूँ। ठीक है, GST एक्सपर्ट में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बॉय को, फीमेल की जगह पे हम मेल कर देते हैं। बाकी ये टैक्स कंसल्टेंट को उठा के GST एक्सपर्ट कर दिया और इसको कर दिया सेव। ठीक है जी। अब मैं इन दोनों का बनाऊंगा ग्रुप। ये हमारे पास 2 बन गए, तो अब मैं बनाऊंगा ग्रुप। ये GST एक्सपर्ट को मैंने न्यू AI पे क्लिक करके क्रिएट किया था। अब मैं करूँगा न्यू ग्रुप पे क्रिएट। न्यू ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप का नाम पूछेगा, ये हम ग्रुप का नाम डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। डिस्कशन, मैंने डिस्कशन नाम से एक ग्रुप बना दिया और इन जो भी हमारे पास AI क्रिएटेड थे उनकी यहाँ पे लिस्ट आ गई। तो हमने ये दोनों को सेलेक्ट करके क्रिएट ग्रुप पे क्लिक कर दिया। ये हमारे पास ग्रुप बन गया। ये हमारे पास ग्रुप आ गया। हमने इस पर क्लिक किया, ये हम अंदर आ गए। सबसे पहले हमने लिखा हाय, देखते हैं क्या आंसर आता है। हाय सुमित, क्या हाल है, हाल चाल। हाय सुमित, ऑल गुड, क्या हाल, क्या चल रहा है। दोनों ने हमको रिप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में बात करें। जैसे कि सपोज़ करो, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इनपुट नहीं देना, ये दोनों आपस में बात करें, या फिर सपोज़ करो कि मैं हूँ नहीं अभी, या मैं अभी 2 मिनट के लिए बाहर चला गया, तो ये आपस में कैसे बात करेंगे, उसके लिए क्या है, उसके लिए यहाँ पर एक स्किप बटन है। ये जो एरो का साइन है, ये इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इनको कमांड चल जाएगी कि देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया, हेलो एवरीवन, सब ठीक, क्या हो रहा है आज। ठीक है, अभी इनको पता नहीं है कि मैं हूँ या नहीं, तो इनको अगली कमांड चली गई थी। लेट्स सपोज करो, अगर मैं चलो मैं इसका यूज़ मैं अभी दोबारा दिखाऊंगा इसका यूज़ क्या है। अभी हम इनको बोलते हैं कि डिबेट करवाते हैं, इनको नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए हम इनको डिबेट कराने के लिए बोलते हैं, डिबेट करवाते हैं इनकी। हमारे पास एक GST कंसल्टेंट है और एक टैक्स कंसल्टेंट है और एक GST एक्सपर्ट है, हम दोनों की डिबेट कराते हैं। हाय टैक्स कंसल्टेंट एंड GST एक्सपर्ट, देखते हैं तुम दोनों में से किसकी नॉलेज ज़्यादा है। तुम दोनों आपस में डिबेट करो लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर और एक दूसरे के आंसर दो ताकि पता चल सके कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पहले टैक्स कंसल्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, फिर GST एक्सपर्ट आंसर देगा एंड देन टैक्स कंसल्टेंट बताएगा कि आंसर ठीक है या नहीं। फिर GST एक्सपर्ट पूछेगा और टैक्स कंसल्टेंट रिप्लाई करेगा। सेम ऐसे डिबेट चलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं।
बेसिकली मैंने इनको बोल दिया कि पहले टैक्स कंसल्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद जीएसटी एक्सपर्ट अपना रिप्लाई करेगा, उसके बाद टैक्स कंसल्टेंट बताएगा कि उसका आंसर सही है या नहीं है, और उसके बाद जीएसटी एक्सपर्ट अपना क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से हमने इसको डिबेट करने के लिए बोला है। तो इसमें लिख दिया हमने, चलो शुरू करते हैं। मैंने इसको मैसेज सेंड कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे ये डिबेट करते हैं और देखते हैं। हे जीएसटी एक्सपर्ट, देखिए अब क्योंकि डिबेट है, देखिए सबसे मैंने पहले हाई लिखा था तो इन दोनों ने रिप्लाई किया था, लेकिन अब मेरे मैसेज के बेसिस पे ये समझ गया कि पहला जो क्वेश्चन है वो टैक्स कंसल्टेंट पूछेगा। तो टैक्स कंसल्टेंट पूछा तो खाली टैक्स कंसल्टेंट ने ही रिप्लाई किया है, तो ये इसने अंदाज़ा लगा लिया कि किसको आंसर करना है। ठीक है, इसने बोला है हाय, चलो देखते हैं किसकी नॉलेज कितनी शार्प है। मेरा पहला सवाल, फाइनेंस एक्ट 2025 के लेटेस्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल के लिए न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की का ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, न्यू स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का ट्रीटमेंट बताने के लिए बोला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे स्किप का बटन। अगर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कुछ कि चलो आगे बढ़ो, या फिर अगर आप मुझे इनपुट नहीं देना तो मैं क्या करूँगा, सिंपली स्किप पे दबा दूँगा और ये आगे बढ़ जाएगा। ये भी देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने स्किप पे दबा दिया। चलो सुमित, गेम ऑन। मेरा पहला क्वेश्चन जीएसटी एक्सपर्ट के लिए, इनकम टैक्स 2025 के इफेक्टिव असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को रिप्लेस कर दी कि एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मेरा सवाल ये है कि नया कंसेप्ट क्या है और इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक्चुअली अभी जो नया फाइनेंस बिल आया है, जो भी एक्ट आया है, तो उसमें प्रीवियस और असेसमेंट ईयर का कुछ उन्होंने चेंज किया था, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसने पहला क्वेश्चन, इसने ये ऊपर वाला इनका पहला क्वेश्चन नहीं था, पहला क्वेश्चन इसने अब पूछा है। ठीक है, तो अब इसने, मैंने दोबारा से स्किप पे दबाया था, तो यहाँ पर इसने जीएसटी एक्सपर्ट ने रिप्लाई कर दिया। ये रहा जीएसटी एक्सपर्ट हमारा, तो उसने रिप्लाई कर दिया ओके टैक्स अमेंडमेंट चैलेंज एक्सेप्टेड। इसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2026 असेसमेंट ईयर इसने बता दिया अलाउड फॉर सारे इंडिविजुअल्स इतना। इसने सबसे पहले तो इस वाले का जवाब दिया। ठीक है, 12.5 लाख वगैरह इसने दे दिया है। ठीक है, अब इसने क्या दिया है, सम इंटरप्रिटेशन सजेशन ओवरसाइट फाइनेंस स्पेशली इफ़ इट इज इनकरेक्ट करेक्टेड टेक्निकली रिवर टू 50,000 और सीनियर विशेष। तो इसने आंसर दे दिया। इसने क्या किया है, इसने इस सवाल का आंसर दे दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मैंने दोबारा स्किप पर दबाया। मैं अभी ज़्यादा आंसर को रीड नहीं कर रहा, बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अभी इसने क्या किया था, अभी इसने ऊपर वाले का दिया था, इसने स्टैंडर्ड डायरेक्शन के बारे में पूछा था, और उसने दूसरा क्वेश्चन इसने ये पूछा था असेसमेंट और के में क्या चेंजेस वगैरह आया है उसके बारे में पूछा था। तो ये रहा हमारा कंसेप्ट, जो इसने टैक्स ईयर, जो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर वगैरह है, ये टैक्स ईयर से रिप्लेस कर दिया गया है। कुछ इस तरह कुछ कंसेप्ट है। तो यहाँ पर टैक्स ईयर के बारे में इसने बता दिया। तो उसने बेसिकली इसने सब कुछ बता दिया, रेड्यूस कन्फ्यूजन एरर वगैरह। ये क्यों लाया गया था, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए, रेड्यूस कन्फ्यूजन और एरर, स्ट्रीमलाइन टैक्स फाइलिंग और अलाइनमेंट विद इंटरनेशनल प्रैक्टिस, रेड्यूस लिटिगेशन वगैरह कम हो सके। तो उसने बेसिकली आंसर दे दिया। ठीक है, अब हम दोबारा से स्किप करते हैं। तो उसने पूछ लिया कि टैक्स कंसल्टेंट कैसे लगा आंसर। जीएसटी एक्सपर्ट अपना आंसर दे चुका है। ठीक है, अब टैक्स कंसल्टेंट अपना, अब देखते हैं क्या करता है। मैंने स्किप पे दबा दिए। जीएसटी एक्सपर्ट, तुम्हारा आंसर काफ़ी डिटेल और एक्यूरेट है, पिछली तरह स्टैंडर्ड एक्शन बिल्कुल सही है। इसने बता दिया, इसने कंफर्म कर दिया कि तुम्हारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, मैं जैसे कि मैंने बोला था कि टैक्स कंसल्टेंट बताएगा कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है, कंफर्म कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। स्किप पर दबा दिया मैंने। जीएसटी एक्सपर्ट तुम्हारा, अब इसने टैक्स ईयर वाले के कंसेप्ट के हिसाब से बता दिया कि 52 मीटिंग जीएसटी काउंसिल ने, ये सब चीज़ें इसने बता दी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
समटाइम्स फील डिफरेंट टेक्स्ट। अभी तो मैंने इस सवाल का जवाब दिया था, अगर तुम्हें बोला ठीक है याद है। आई थिंक मेरे क्वेश्चन पूछने की या तुम पूछना चाहती हो। अच्छा जी, तो बेसिकली इसने क्या किया कि टैक्स कंट्रोलर अपना क्वेश्चन पूछ चुका था, तो टैक्स कंट्रोलर ने यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन पूछने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कुछ टोक दिया कि भाई अभी मेरी बारी है, तो मेरे तो या तुम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो। तो इसने बिल्कुल ही रियल वुमन की तरह फीलिंग दे रहा है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, जैसे आपस में जब हम ग्रुप में बात कर रहे होते तो कोई बोलता है कि मुझे बात करनी है या मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो इस तरह से कन्फ्यूजन लगी जाती है। तो इधर भी यही चीज़ है। हाँ, टेस्ट ने ये सवाल एमएसएमई की कंप्लायंस के ऊपर है। ये किसने पूछा है? ये जीएसटी एक्सपर्ट ने पूछा है। टेस्ट ये सवाल एमएसएमई की कंप्लायंस पर है, जो हमेशा एक क्रूशियल एरिया रहा है। तो जीएसटी 52 मतलब टैक्स कंट्रोलर ने एक क्वेश्चन पूछा था ये इसके बारे में, तो इसने बेसिकली जवाब दे दिया। ठीक है, तो अब बताओ टैक्स कंट्रोलर कैसा लगा मेरा अपडेट इस। ठीक है, डू यू हैव कर लूँ। तो बेसिकली इस तरह से हम डिबेट करा सकते हैं, इस तरह से हमारी डिबेट चलती रहेगी इसमें। ठीक है, तो इसने मतलब बेसिकली इसने सारे आंसर दे दिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप का फीचर था कि हम आपस में मल्टीपल एआई कैरेक्टर से ही बात कर सकते हैं। इसमें 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं हम। अभी हमने डेमो दिखाने के लिए 2 ही रखा था। अब इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आता है चैट को सेव करने का, मैं इसमें बता देता हूँ कि चैट हमारे पास जो भी हमारा डाटा है वो हमारे पास पूरा प्राइवेसी रहती है। इसमें कहीं पे भी डाटा सेव नहीं होता, मतलब मेरे पास सेव नहीं होता या फिर कहीं और भी सेव नहीं होता, किसी थर्ड पार्टी के पास भी सेव नहीं होता। ये डाटा जो होगा आपका गूगल ड्राइव में सेव होएगा। जैसे अभी यहाँ पर ड्राइव कनेक्टेड आ रहा है, मतलब इसमें गूगल ड्राइव कनेक्टेड है। ठीक है, सपोज करिए अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक बार ये इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ डाटा को। मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ अगर मुझे किसी को डाटा भेजना है। सपोज करो मुझे किसी को अपनी चैट दिखानी है, तो मैं उसको डाटा भेज भी सकता हूँ अपना, और उसको दिखा सकता हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम, ये आंसर है या क्या है। ठीक है, तो मैंने एक्सपोर्ट कर लिया सेफ्टी के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये डाटा एक्चुअली में गूगल ड्राइव में सेव हो रहा है और ये सेव हो भी चुका है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे होगा ये सेव। इस पर मैंने क्लिक किया, मैं इसको अभी डिसेबल हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। अब अगर मेरा डाटा गूगल ड्राइव में सेव हुआ है, तो जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा और गूगल ड्राइव को अटैच करूँगा तो मेरा डाटा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम, मैंने इसको कनेक्ट टू ड्राइव किया, ये साइन इन के लिए पूछेगा। मैंने यहाँ पर साइन इन किया। गूगल ये हम परमिशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये एडवांस पे क्लिक करके यहाँ पर हमको गो टू वर्चुअल सीए अनसेफ आएगा, इस पर क्लिक कर दो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ एक परमिशन मांग रहा है, तो इसलिए परमिशन देनी पड़ेगी इसको। तो ये गूगल का ही जो ऑथेंटिकेशन लेवल है ये गूगल ही कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर हम सर्विस भी देख सकते हैं। ये क्या, ये गूगल ड्राइव को एक्सेस करने की सर्विस है, और ये गूगल शीट की को एडिट, मतलब बेसिकली गूगल ड्राइव को ही एक्सेस करने की परमिशन मांग रहा है ये। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और इसको, ये बिल्कुल सेफ रहेगा डाटा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे पास गूगल ड्राइव कनेक्ट हो गया और यहाँ पर लिखा गया हमारे पास चैट हिस्ट्री एंड डाटा इंपोर्टेड फ्रॉम गूगल ड्राइव। हमने जो भी वर्किंग की थी वो हमारी गूगल ड्राइव में सेव हो गई थी। तो जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास डाटा, एक मिनट, एक्चुअली हमारे पास पहले जो थी वो ड्राइव एक्चुअली में कनेक्ट नहीं थी। मैं इसका आपको दोबारा से दिखाता हूँ भाई, इसलिए मैंने सबसे पहले डाटा ये कर लिया था। मैं एक बार पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने जो भी फाइल वो की थी, जो मैंने फ़ाइल अभी एक्सपोर्ट की थी, मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है जी, अब ये जो फाइल है ये हमारी ना, ये फाइल हमारी गूगल ड्राइव में इंपोर्ट होगी। पहले मैंने इस पर क्लिक नहीं किया था, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे दिखा रहा था। तो अब मैं एक बार इसको डिसेबल करता हूँ, ये जो फाइल है हमारी वो गूगल ड्राइव में चली गई होगी। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, 30 सेकंड के, हर 30 सेकंड में ये सेव होती है।
तो एक बार हम 30 सेकंड का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो अब मैं इसको एक बारी डिसेबल कर रहा हूँ। इसको मैंने कर दिया डिसेबल। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी जो मैं डाटा लाया था वो मैं इंपोर्ट बटन पे क्लिक करके जो मैंने फाइल एक्सपोर्ट की थी उसको मैंने इंपोर्ट किया था, लेकिन जो इसने डाटा गूगल ड्राइव में सेव किया नहीं किया उसका डेमो दिखा रहा हूँ। इस पर मैंने दोबारा से क्लिक किया। मैंने क्योंकि फ़ाइल इंपोर्ट कर ली थी और उसके बाद गूगल ड्राइव पे किया था, तो वो सारी फाइल हमारे पास गूगल ड्राइव में सेव हो गई होगी। तो मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर एडवांस पे जाएंगे और इस पर अनसेव पे क्लिक करके इसको अलाउ कर देंगे। ये देखते हैं कनेक्ट हो गया। और ये देखिए जैसे कनेक्ट हुआ हमारे पास ये सारी चैट्स आ गई। तो यहाँ हमारे पास आ गई है। देख सकते हैं हमारे पास ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली आ गया है। इस बार मैंने इंपोर्ट नहीं किया, इस बार ये गूगल ड्राइव से ही आया है। तो GST एक्सपर्ट में हमने कोई चैट की नहीं थी, डिस्कशन वाले में की थी। ये हमारे पास जो हम डिवाइड कर रहे थे ये सब चीज़ें आ गई हैं। डाटा हमारे पास पूरा सेव है और इसका मुझे अब ये पूरा डेमो हमारा हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसमें कुछ और अगर हमको देखना हो तो इसमें बेसिकली हम डिवाइड जो करवा रहे हैं वो हम अगर अलग अलग और मल्टीपल AI कैरेक्टर्स को जोड़ेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। तो बेसिकली हम उसी हिसाब से नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं। इसमें और भी नए फीचर्स आ सकते हैं, जैसे अभी इसमें वॉइस का फीचर नहीं है, तो वो हो सकता है कि वो बाद में आ जाए। तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यहाँ पर ये हमारे पास टोगल है, यहाँ से हम अपनी चैट वगैरह देख सकते हैं। बाकी चैट वगैरह हमारे पास यहीं पे आ जाती है, तो कोई इशू नहीं है इतना। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है इसमें जो मैं बताना भूल गया। यहाँ पर ये आई का बटन है। अगर किसी को ये है इंट्रोडक्शन का पेज है थोड़ा सा, ये वेलकम टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पर ये मेरा नंबर है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है या किसी को लगता है कि कोई डाउट है या आंसर गलत आ रहा है तो वो मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है या ईमेल कर सकता है। ईमेल ना, व्हाट्सएप करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा चैनल है और इस पर क्लिक करते ही मेरा व्हाट्सएप चैनल, इस पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही मेरा नंबर खुल जाएगा चैट के लिए। तो डायरेक्ट जो भी क्वेरी है वो मेरे को भेज सकते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ जिसको यूज़ करना नहीं आ रहा उसके लिए थोड़ा सा बताया गया कि कैसे यूज़ होएगा। कुछ फीचर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, जैसे कस्टम एक्सपर्टीज़ वगैरह, फाइल एनालिसिस, लेटेस्ट वगैरह जो भी है इसमें बताया गया है। तो ये सेव किए टाइम कैसे सेव करता है, डॉक्यूमेंट समरी वगैरह, क्विक एनालिसिस वगैरह, तो ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन पेज था हमारा, जो कि आई बटन पे क्लिक करके आएगा। तो यहाँ पर हम अपना डेमो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारे पास